अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सुनाएं क्या हाल। एकदम बढ़िया। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2। तो बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बच्चों इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आगे हमने जितनी भी फिज़िक्स पढ़नी है इस चैप्टर का यूज़ कहीं ना कहीं होता रहेगा। तो इसलिए बच्चों आपने अच्छे से ध्यान से अच्छे बच्चों की तरह इसको समझना है। तो बच्चों आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो हमारे पास है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास वेक्टर और स्केलर होता क्या है। हम उसके सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें फ़िज़िक्स में वेक्टर की ज़रूरत ही क्यों पेश आई, क्या वजह थी, क्या कमी रह गई थी कि हमें वेक्टर एंड स्केलर का एक पूरा चैप्टर फ़िज़िक्स में धकेलना पड़ा। उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास पीपीएससी और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और फिर बच्चों लास्ट पे हम न्यूमेरिकल को भी सोल्व करेंगे जो कि ई कैट और एम कैट के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो बच्चों आपने आखिर तक बने रहना है, इंशाल्लाह आपको फ़ील आएगा। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये प्यारा सा मासूम सा चैनल फ़िज़िक्स अकेडमी। तो बच्चों आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। बच्चों फ़िल्म हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बच्चों फ़िज़िक्स को आपने फ़िल्म की तरह ही लेना है। जिस तरह फ़िल्म में एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, लड़ाइयाँ हो रही होती हैं साइंसदान, इसी तरह फ़िज़िक्स में भी हमारे पास एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, साइंसदानों की आपस में लड़ाइयाँ होगी। तो बच्चों आपने इसको फ़िल्म की तरह ट्रीट करना है और इन्जॉय करना है जिस तरह आप फ़िल्म को इन्जॉय करते हैं। तो बच्चों फ़िल्म हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास फ़िज़िक्स में और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें कई सारी क्वांटिटीज़ के साथ वास्ता पड़ता है। अब बच्चों उन क्वांटिटीज़ में से कुछ हमारे पास वेक्टर होती हैं और कुछ हमारे पास स्केलर होती है। अब हम देखेंगे कि क्या निशानी है जो उन क्वांटिटीज़ को वेक्टर बना रही है और इन क्वांटिटीज़ को स्केलर बना रही है। तो बच्चों ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनको समझने के लिए, उनका फील लेने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े तो ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर का नाम देते हैं। बच्चों दोबारा, ऐसी क्वांटिटी जिनको समझने के लिए, जिनका फील लेने के लिए हमें उनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर का नाम देते हैं। चलो बच्चों इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। क्वांटिटीज़ विच है बोथ मैग्नीट्यूड and direction is called वेक्टर। तो बच्चों ये तो था हमारे पास वेक्टर। अब बच्चों जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है उनमें से हमारे पास बच्चों फोर्स है, इसी तरह वेलोसिटी हमारे पास बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसी तरह बच्चों हमारे पास एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो था बच्चों हमारे पास वेक्टर का कि वेक्टर होता क्या है और उसकी एग्जांपल क्या है। अब बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास वेक्टर की ज़रूरत ही क्यों पेश आई, क्या कमी थी कि हमें फ़िज़िक्स में वेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना पड़ा। तो इसको समझते हैं हम एक प्यारी सी और मासूम सी एग्जांपल से। बच्चों सपोज़ करो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बच्चों इस तरफ हमारे पास ईस्ट होता है, इस तरफ वेस्ट होता है, इस तरफ बच्चों नॉर्थ और ऐसे इस तरफ साउथ। बच्चों सपोज करो इधर हमारे पास ढोलकपुर है, इधर ईस्ट की तरफ ढोलकपुर। अब बच्चों इधर ढोलकपुर की तरफ जा रहा है भीम लड्डू लेने, उसने ताकतवर होना है। तो जैसे ही वो गाड़ी की तरफ ढोलकपुर की तरफ जा रहा है तो यहाँ आकर उसकी अपनी गाड़ी की पावर ही ख़त्म हो जाती है और वो आकर यहाँ पर फंस जाती है। अब जो जैसे ही गाड़ी फंसी तो भीम ने देखा कि साथ कोई बंदा हो जिसको मैं हेल्प के लिए कह सकूं। तो जैसे ही भीम यहाँ से निकला उसको एक मोटा ताज़ा बंदा नज़र आया जो कि इधर खड़ा था, तो इसका नाम था कालिया उस्ताद। अब भीम ने कहा कालिया उस्ताद मेरी गाड़ी को धक्का लगाओ ताकि यहाँ से निकल सके। अब कालिया ने उस गाड़ी को आगे की बजाय पीछे की तरफ धक्का लगाना स्टार्ट कर दिया।
तो जैसे ही कालिया ने पीछे की तरफ धक्का लगाना स्टार्ट किया तो बच्चों क्या गाड़ी वहाँ से निकल पाएगी? बच्चों गाड़ी वहाँ से कभी भी नहीं निकलेगी। गाड़ी उस वक़्त तक नहीं निकलेगी जब तक भीम बाहर निकल कर कालिया उस्ताद को ये नहीं कहेगा कि धक्का आगे की तरफ लगाओ। उस वक़्त तक गाड़ी वहाँ से नहीं निकलेगी जब तक भीम कालिया को फोर्स की डायरेक्शन नहीं बताएगा। तो बच्चों यहाँ से क्या पता चला कि हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको समझने के लिए उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी ही क्वांटिटीज़ को हम फिज़िक्स में वेक्टर का नाम देते हैं। तो ये तो था बच्चों हमारे पास वेक्टर का। अब हम इसको समझते हैं एक और प्यारी सी एग्जाम्पल से कि क्यों वेक्टर की ज़रूरत पेश आई। बच्चों सपोज़ करो आपका दोस्त अस्पताल में है और आखिरी वक्त पर है, तो आप पता करने गए, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, बस सपोज़ ही करना है। तो जैसे ही आप गए उसने आपको कहा कि मैं ना आपको एक राज बताने वाला हूँ। तो आपने जैसे ही राज का सुना आप फ़ौरन उसके पास गए, तो उसने आपको बताया कि यहाँ से जब आप मस्जिद जाओगे तो मस्जिद से 5 मीटर दूर ख़जाना है। जैसे ही आपने इतनी बात सुनी आप उसको भूल गए, आपको पड़ गई ख़जाने की तरफ, आपने उसको उधर ही छोड़ा और वो चले गए ख़जाना लेने। तो सपोज़ करो बच्चों हमारे पास ये इधर मस्जिद है। बच्चों सपोज़ करो हमारे पास इधर ये मस्जिद है और ये जैसे ही उसने देखा कि हमारे पास, उसको याद आया कि मस्जिद से 5 मीटर दूर ख़जाना है, तो उसने 5 मीटर वो इधर चला। अब उसने जैसे ही 5 मीटर इधर पहुंचा उसने यहाँ पर गड़ा निकाला, तो उसको बच्चों ख़जाना नहीं मिला। उसने कहा कोई नहीं, मैंने अमीर तो होना ही होना है। तो वो बच्चों यहाँ पर आ गया। जैसे ही वो यहाँ पहुँचा उसने गड़ा निकालना स्टार्ट कर दिया 5 मीटर दूर। बच्चों ख़जाना उसको अब भी नहीं मिला। उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं इधर 5 मीटर दूर आकर गड़ा निकालता हूँ। उसने बच्चों जैसे ही 5 मीटर इधर आया उसने गड़ा निकाला, ख़जाना बच्चों उसको फिर भी नहीं मिला। अब उसने कहा कोई बात नहीं, आखिरी डायरेक्शन रह गई है, मैं गड़ा निकालता हूँ तो मुझे ख़जाना मिल जाएगा। अब जैसे ही बच्चों वो इधर आया, गड़ा निकाला 5 मीटर दूर आकर, लेकिन बच्चों ख़जाना फिर भी नहीं मिला। अब उसको याद आया, ओ मैंने तो छोटी सारी इन्फॉर्मेशन मिस कर दी थी। और बच्चों वो इन्फॉर्मेशन क्या थी? डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन थी। अब बच्चों अगर अब उसको ख़जाना चाहिए तो उसको ये 5 मीटर का सर्कल खोदना पड़ेगा। तो इतने में सारे मोहल्ले वाले भी उठकर आ जाएंगे और वो कहेंगे कि हमें भी ख़जाना चाहिए, जो ख़जाना आप अकेले अकेले लूट रहे हो हमें भी वो चाहिए। तो बच्चों देखो हमारे पास छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिस करने से कितना बड़ा स्यापा करना पड़ा और कंफर्म अभी भी नहीं है कि ख़जाना उनको मिल जाए। क्योंकि बच्चे उसने ये तो नहीं कहा कि मस्जिद के चारों तरफ 5 मीटर दूर ख़जाना है, उस मस्जिद से नीचे भी तो 5 मीटर की डायरेक्शन में ख़जाना हो सकता था। उसने तो सिर्फ इतना ही कहा कि मस्जिद से 5 मीटर दूर ख़जाना है और आप बेवकूफ़ों की तरह वहाँ से भाग गए। लेकिन आपने क्या नहीं सुना? डायरेक्शन नहीं सुनी, तो इसीलिए आपको इतना बड़ा स्यापा करना पड़ा। बच्चों यहाँ से क्या पता चला कि हमारे पास फ़िज़िक्स में वेक्टर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि ये हमारी प्रॉब्लम को आसान कर देता है। ये तो था बच्चों हमारे पास वेक्टर का। अब हम देखते हैं कि स्केलर क्या चीज़ है। तो बच्चों स्केलर कुछ भी नहीं, उन क्वांटिटी जिनकी हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी चाहिए उनको हमने वेक्टर का नाम दिया। तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी सिर्फ़ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है उनको समझने के लिए, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर का नाम देते हैं। तो बच्चों स्केलर क्या है हमारे पास? जिनकी सिर्फ़ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होती है उन क्वांटिटीज़ को हम स्केलर का नाम दे देते हैं। फ़र्ज़ करो बच्चों हमारे पास मैस एक स्केलर क्वांटिटी है। ये तो बच्चों हमारे पास मैट्रिक में भी था कि डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट, तो वहाँ पे भी लिखा था कि मैस एक स्केलर क्वांटिटी है। बट स्केलर क्या हो गया? क्योंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट में क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। और बच्चों क्वांटिटी ऑफ मैटर कभी भी चेंज नहीं होगा। वो आप चाहे ज़मीन पर है, चाहे रॉकेट पर बैठकर आप चांद पे चले गए हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर ने कभी भी चेंज नहीं होना। लेकिन हाँ वज़न चेंज होगा, वेट चेंज हो जाता है, क्योंकि वो बच्चों ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहता है। तो इसलिए मैथ्स बच्चों हमारे पास क्या है? स्केलर। उसके साथ साथ बच्चों हमारे पास टेम्परेचर एक स्केलर क्वान्टिटी है, टाइम एक स्केलर बच्चों क्वान्टिटी है। बच्चों आप इनकी सिर्फ़ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। फ़र्ज़ करो मैथ्स, ये कभी भी आपने शॉप पर जाकर ये नहीं कहा कि मुझे 5 किलोग्राम चीनी
ऊपर की डायरेक्शन में दे दो, या 5 किलोग्राम चीनी इधर की डायरेक्शन में दे दो। बस आप सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मुझे 5 किलोग्राम चीनी चाहिए, तो बात फौरी समझ आ जाती है। तो ऐसी ही क्वांटिटीज़ को हम फिज़िक्स में स्केलर का नाम देते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास स्केलर और वेक्टर में फ़र्क क्या है। हमने वेक्टर को भी अच्छे तरीके से पढ़ा, हमने स्केलर को भी पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो बच्चों सपोज़ करो हमारे पास, हम एक लाइन बना लेते हैं, इधर रख लेते हैं स्केलर को और इधर चौधरी वेक्टर आ जाता है। चौधरी वेक्टर साहब इधर आ गए। अब बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फील वाला ये डिफरेंस है, तो आपने ध्यान से समझना है। तो बच्चों अभी तक हम ये पढ़ते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिनकी हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, उनकी डायरेक्शन भी चाहिए समझने के लिए, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हमने वेक्टर का नाम दे दिया। अब बच्चों कुछ क्वांटिटीज़ फिज़िक्स में ऐसी भी हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी है, जिनकी डायरेक्शन भी है, लेकिन बच्चों वो क्वांटिटीज़ वेक्टर नहीं बन पाती। अब ये क्या बात हुई बच्चों, दोबारा हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी भी हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी है, जिनकी डायरेक्शन भी है, लेकिन बच्चों वो हमारे पास वेक्टर फिर भी नहीं बन पाती। तो बच्चों अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई, हमने तो अभी तक कितने ही पढ़ कर आए कि जो जिसकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उसको हम वेक्टर का नाम देंगे। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि जिसकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर फिर भी नहीं बन पाती। तो बच्चों किसी भी क्वांटिटी के वेक्टर बनने के लिए ज़रूरी है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे। इट शुड बी फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, शुड बी फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ नहीं आ गई है। तो बच्चों हम स्केलर को सिंपली मैथमेटिकल एडिशन से हल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करो अगर हमारे पास 5 किलोग्राम चीनी है और उसमें हम मज़ीद 5 किलोग्राम का इजाफ़ा कर दें, तो वो बच्चों हमारे पास बन जाएगी 10 किलोग्राम। सबको पता है, लेकिन बच्चों वेक्टर की दुनिया में ऐसा नहीं है। वेक्टर की दुनिया का अपनी ही फिल्म है, अपनी ही सीन है। उसकी दुनिया में 5 + 5 10 भी हो सकते हैं, 5 + 5 0 भी हो सकता है, और 5 + 5 0 और 10 के दरमियान कुछ भी हो सकता है। तो अब ये क्या बात हुई। तो बच्चों इसको समझते हैं कि 5 + 5 का आंसर 0 और 10 के दरमियान क्यों ऐसा हो सकता है। तो बच्चों सपोज़ करो हमारे पास एक बंदा है, उसने 5 मीटर ऐसे मूव किया। अब उसको मज़ीद उसने कहा कि मैं 5 मीटर और मूव कर लेता हूँ, तो वो वहाँ से 5 मीटर और मूव किया। तो बच्चों अब जब हम 5 और 5 को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 10 आएगा। लेकिन अगर यही बंदा 5 मीटर इधर गया और फिर इसका दिल किया कि मुझे, उसको घर पे कोई काम याद आ गया, उसने वापस पलटा 5 मीटर इधर मूव कर आया, तो बच्चों अब 5 और 5 का आंसर हमारे पास 10 नहीं होगा। बच्चों अब हमारे पास 5 + 5 10 नहीं होंगे, अब हमारे पास 5 + 5 0 होंगे। लेकिन एक और केस भी है। सपोज़ करो बच्चों हमारे पास यही बंदा पहले इधर आया 5 मीटर, अब उसने सोचा मैं ऊपर की तरफ मूव कर लूँ, उसने ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो 5 मीटर वो ऐसे आया, 5 मीटर ऐसे गया, 5 मीटर ऐसे गया। अब बच्चों जो उनके दरमियान डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास ये बनेगा, और ये बच्चों हमें पता है कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 50 का स्क्वायर इक्वल टू 7.2। तो देखो बच्चों हमारे पास 5 + 5 का आंसर 0 भी आया, 5 + 5 का आंसर 10 भी आया, और 5 + 5 का आंसर अब हमारे पास 7.2 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब कि 5 + 5 का आंसर वेक्टर की दुनिया में 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7.2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा 0 और 10 के दरमियान। अब ये बच्चों हमारे पास जो आंसर है ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है। तो बच्चों ये वाला आंसर हमारे पास एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जब हमने पहले वाला केस देखा तो वो एंगल सेम था, 0 का एंगल था, इसलिए 5 + 5 10 हो गया। लेकिन जब हमने दूसरी तरफ देखा तो एक वो इधर मूव कर रहा था, तो वो वापस पलटा 180 के एंगल से। तो अब बच्चों हमारे पास एंगल 180 का होगा, तो उनके दरमियान रिजल्टेंट 0 आ गया। और अब हमारे पास बच्चों एंगल 190 का है, तो इसलिए इनका आंसर 7.2 आया। तो बच्चों आंसर वेक्टर में किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रिजल्टेंट दो एंगल वेक्टर के दरमियान एंगल के ऊपर। तो ये था वेक्टर की दुनिया का अपना असूल, जिसने कहा कि अगर
किसी क्वांटिटी ने वेक्टर बनना है तो उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती तो वेक्टर की दुनिया उठाकर उसको बाहर फेंक देती है, चले जाओ मेरी दुनिया से, अगर आपने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करना। तो ये तो था बच्चों हमारे पास वेक्टर्स एंड स्केलर्स और उनके दरमियान डिफरेंस। अब बच्चों देखते हैं कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह कर सकते हैं। वेक्टर हमारे पास अगर उसको रिप्रेजेंट करना तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको देखते हैं अब। तो बच्चों वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो क्यूट से मेथड हैं। बच्चों पहला जो मेथड है वो हमारे पास है सिंबॉलिकली। अब बच्चों सिंबॉलिकली में भी आगे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो और मेथड हैं। उसमें से बच्चों जो पहला है वो हमारे पास है, बच्चों इसमें जो पहला मेथड है उसमें हमारे पास जो भी क्वांटिटीज़ वेक्टर होगी उसके ऊपर या नीचे हम वेक्टर का निशान लगा देंगे। फर्ज करो बच्चों हमारे पास 4 से एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर हमने एक एरो का निशान लगा दिया। वेलोसिटी बच्चों हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर भी हमने एरो का निशान लगा दिया। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट है वो भी है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसके नीचे बच्चों हमने एरो का निशान लगा दिया। बच्चों लगाना एरो का निशान चाहे ऊपर लगा दें चाहे नीचे लगा दें तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाली क्वांटिटीज़ अब वेक्टर क्वांटिटीज़ है। और जो दूसरा मेथड है उसमें ये होगा कि हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को दूध पिला देंगे तो वो मोटी हो जाएंगी, बोल्ड हो जाएंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाली क्वांटिटीज़ हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। ये देखो बच्चों ये फोर्स पतली सी है, ये फोर्स थोड़ी मोटी हो गई है, तो हमें पता चल गया कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह हमने वेलोसिटी को भी मिठाई खिलाई है वो भी मोटी हो गई है, तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि ये वाली क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तो था बच्चों हमारे पास सिंबॉलिकली वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम जो दूसरा मेथड है वो ये है कि हमारे पास ग्राफिकली हम वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ग्राफिकली हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों दूसरा मेथड क्या है, ग्राफिकली। तो बच्चों ग्राफिकली में हम वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से जिसके एंड के ऊपर एक एरो का निशान होगा उससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों सपोज करो हमारे पास ये एक लाइन है और इसके एक एंड के ऊपर एरो का निशान है। अब बच्चों हमें वेक्टर के लिए क्या चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड साथ साथ उसकी डायरेक्शन। तो बच्चों ये जो हमारे पास लाइन की लेंथ है वो हमें मैग्नीट्यूड बताएगी और हमारे पास ये जो एरो है ये हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। तो ये क्या बताएगा बच्चों, हमारे पास उस वेक्टर की डायरेक्शन को लेंथ ने आकर मैग्नीट्यूड बता दी और एरो ने आकर उसकी डायरेक्शन बता दी। तो यही हमें वेक्टर के लिए चाहिए था। तो ग्राफिकली हम वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो था बच्चों हमारे पास वेक्टर का, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, हमें वेक्टर की ज़रूरत पेश क्यों आई, वेक्टर और स्केलर के दरमियान फ़र्क क्या है, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किस तरह कर सकते हैं। अब बच्चों फिल्म वहाँ तक आ गई है जब हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को जो कि हमारे पास ECAT और MCAT के बच्चों और साथ साथ PPSC और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों अब हमारे पास आ जाती है MCQs की बारी। तो बच्चों मैं MCQs की स्टेटमेंट पढ़ूंगा, आपने उसको बस स्टेटमेंट पढ़ दूंगा, ऑप्शन नीचे आएंगे, आपने स्क्रीन पर आप वीडियो को पॉज करके टिक कर लेना है। तो बच्चों पहला जो हमारे पास MCQs है वो ये है कि दो वेक्टर के दरमियान मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है। बच्चों दोबारा सुन लें, दो वेक्टर के दरमियान मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है। तो बच्चों हमारे पास ऑप्शन है, ए बच्चों 90 है, बी बच्चों हमारे पास 70 है, सी बच्चों हमारे पास 180 आ जाता है और डी बच्चों हमारे पास आ जाता है 0। तो दो वेक्टर के दरमियान मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है। तो बच्चों आपने ध्यान से इसको टिक करना है। तो बच्चों दो वेक्टर के दरमियान मैक्सिमम एंगल हमेशा 180 तक ही होगा। 180 से बड़ा दो वेक्टर के दरमियान एंगल कभी भी नहीं हो सकता। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आया, दो वेक्टर के दरमियान एंगल 180 का। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया। तो बच्चों दो वेक्टर के दरमियान हमारे पास ये फ़र्ज़ करो, सपोज करो एक वेक्टर ए है और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर बी है। तो बच्चों जब भी हमने दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल को देखना है तो हमेशा उनको टेल बाई टेल के ज़रिए जोड़ना है। कैसे बच्चे, टेल बाई टेल के ज़रिए उनको जोड़ना है। तो अब हमने इसको टेल बाई टेल के ज़रिए जोड़ा और अब हमने इस एंगल को देखना है। जैसे ही हमने इस वेक्टर को रोटेट करना स्टार्ट किया, हम यहाँ पर पहुँचे तो एंगल कितना हो गया 90 का।
जैसे इसको हमने मज़ीद रोटेट किया, हम यहाँ पहुँचे, तो अब एंगल कितना बच्चों हो गया हमारे पास 180 का। तो बच्चों अब जैसे ही हम इस वेक्टर को दोबारा रोटेट ऐसे करवाएंगे, तो अब बच्चों हमने ये वाला एंगल बिल्कुल भी नहीं लेना, ये बिल्कुल गलत है। हमने दो वेक्टर को टेल बाय टेल जोड़कर उनके दरमियान एंगल देख रहे हैं। तो अब हमारे पास बच्चों ये वाला एंगल बनेगा जो कि फिर 180 से कम ही होगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि दो वेक्टर के दरमियान मैक्सिमम एंगल 180 का हो सकता है और 0 और 180 के दरमियान कुछ भी हो सकता है। 180 से बड़ा बच्चों कभी भी नहीं होगा। बच्चों अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो बच्चों हमारे पास ये है कि हमारे पास वेक्टर खुद को किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है। दोबारा सुन लें बच्चों, वेक्टर खुद को किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है। तो नीचे हमारे पास ऑप्शन है बच्चों, ये ऑप्शन हमारे पास है पैरेलल, बी ऑप्शन बच्चों हमारे पास है परपेंडिकुलर, और सी बच्चों हमारे पास है 180 एंगल से। तो बच्चों आपने सोच के इसके ऊपर टिक करना है। हमारे पास वेक्टर के पास शक्ति है कि वो खुद को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है, एक जगह से वो दूसरी जगह जा सकता है, उसके पास पावर है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो पैरेलल में ही शिफ्ट होगा। किस में बच्चों? ये इसका आंसर आ गया पैरेलल में। तो बच्चों एक फ़र्ज़ करो हमारे पास ये वेक्टर है, अब इसका दिल कर रहा है, इसने कहना है मैंने इधर जाना है, मेरा इधर दिल नहीं लग रहा, तो अब ये आ गया इधर बाहर। तो अब इसने यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, लेकिन कंडीशन क्या थी? पैरेलल डायरेक्शन, कि उसने अगर शिफ्ट होना भी है तो वो हमेशा पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो ये तो था बच्चों हमारे पास दूसरा एमसीक्यू कि वेक्टर खुद को किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है? पैरेलल डायरेक्शन में। अब जो तीसरा और इम्पोर्टेंट हमारे पास एमसीक्यू है, इसको आपने अच्छे से और ध्यान से टिक करना है, क्योंकि ये पीछे वाला कंसेप्ट हमने यूज़ करना है। तो बच्चों तीसरा एमसीक्यूज ये है कि आप इनमें से टिक करें कौन सी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। दोबारा बच्चों सुन लें, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। तो बच्चों हमारे पास ऑप्शन में आता है वेक्टर नहीं है, तो बच्चों पहला हमारे पास फोर्स आ गया, दूसरा बच्चों हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, तीसरा बच्चों हमारे पास आ गया प्रेशर। अब आपने देखना है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर नहीं है। तो बच्चों आपने देखा फोर्स की भी डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होती है, एक्सेलरेशन की भी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, प्रेशर की भी मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है। तो अब आपने सोच के टिक करना है कि कौन सा क्वांटिटीज़ वेक्टर नहीं है। तो बच्चों हमारे पास प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं है। तो बच्चों प्रेशर वेक्टर क्वांटिटीज़ क्यों नहीं बन पाती? हमने पीछे पढ़कर आए कि वेक्टर बनने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन काम नहीं देता। वेक्टर बनने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना पड़ता है। तो इसी तरह हमारे पास फोर्स और एक्सेलरेशन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं, तो वो वेक्टर बन जाते हैं। लेकिन प्रेशर बच्चों हमारे पास उसकी डायरेक्शन भी होती है, कभी प्रेशर ऊपर से लग रहा है, कभी नीचे से लग रहा है, कभी इधर से लग रहा है, कभी इधर से लग रहा है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर पाता। तो इसलिए वो बच्चों हमारे पास वेक्टर भी नहीं बन पाता। बच्चों ये स्केलर भी नहीं होता, ना ये वेक्टर होता है, ना ये कंप्लीट स्केलर भी नहीं होता। ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है जो कि बच्चों हमारे पास है, इनके बीच की क्वांटिटी होती है। अब बच्चों इसी प्रेशर के साथ साथ एक और एग्जांपल भी है करंट की। करंट भी आपने देखा होगा, उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, उसकी डायरेक्शन भी होती है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ या नेगेटिव की तरफ से पॉजिटिव की तरफ होता है। उसकी भी डायरेक्शन, उसकी मैग्नीट्यूड भी है, उसकी डायरेक्शन भी है। तो लेकिन फिर भी वो हमारे पास वेक्टर नहीं बन पाता। क्यों नहीं वेक्टर बन पाता? क्योंकि वो भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा होता। तो फ़र्ज़ करो हमारे पास बच्चों अगर इधर से एक करंट आ रहा है 5 एम्पेयर का, और एक अगर इधर से करंट आ रहा है 5 एम्पेयर का, तो बच्चों अब यहाँ पर तो इनके दरमियान एंगल ये है, लेकिन करंट इस एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। वो कहता है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से ही आगे जाना है। तो जैसे वो वहाँ पहुँचा, हमने देखा, हमने एम्पेयर मीटर लगाया, तो वहाँ पर देखा कि 10 एम्पेयर यहाँ पर करंट था। तो जैसे ही इस करंट ने इस एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं किया, तो वेक्टर की दुनिया ने भी इसको उठा के बाहर फेंक दिया कि अगर तुमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करना, तो मैंने भी तुझको वेक्टर की दुनिया में आने नहीं देना। तो इसी तरह बच्चों प्रेशर और करंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं होती, लेकिन ये याद रखना स्केलर भी मज़ीद नहीं होती। तो बच्चों ये तो था हमारे पास तीसरा एमसीक्यू।
और चौथा और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, अब आपने उन क्वांटिटीज़ को टिक करना है जो कि हमारे पास वेक्टर होगी। तो बच्चों हमारे पास जो पहली ऑप्शन है वो हमारे पास है टेम्परेचर, दूसरा बच्चों हमारे पास ऑप्शन है टाइम, और तीसरा बच्चों हमारे पास ऑप्शन है टेंशन। तो बच्चों अब इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है? तो बच्चों टेंशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि बच्चों टेंशन की डायरेक्शन भी होती है, कभी वो इधर से आ रही है, कभी वो इधर से आ रही है, कभी वो हमसायों से आ रही है, कभी वो रिश्तेदारों से आ रही है। तो इसलिए टेंशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो बच्चों टेंशन को वेक्टर इसलिए कहा क्योंकि वो हमारे पास एक फोर्स ही है। जिस तरह फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, इसी तरह टेंशन भी एक फोर्स होती है। तो इसलिए उसकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और वो उसको हम टेंशन और वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो ये तो था बच्चों हमारे पास सारा एमसीक्यूज़ का पोर्शन कि जिसमें वेक्टर और स्केलर में से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते थे। अब बच्चों हम चलते हैं आगे नेक्स्ट कि हमने कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करना है जो कि ई कैट और एम कैट के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अब हम देखते हैं ई न्यूमेरिकल को। बच्चों न्यूमेरिकल जो हमने ये एमसीक्यूज़ किए हैं ना, इन्हीं कंसेप्ट को यूज़ करना है और आगे हमने न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेना है। और अब आप सोच रहे होंगे फार्मूला तो हमने पढ़ा कोई नहीं, ये न्यूमेरिकल कहाँ से आ गए? तो बच्चों यही बात है, हमेशा न्यूमेरिकल फार्मूले से नहीं बनते, कभी कभी वो कंसेप्ट से भी बनते हैं। तो बच्चों जो पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है वो ये है, उसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। इनके ऊपर हमने एरो का निशान लगा दिया तो ये वेक्टर बन गया। अब नीचे उसने ये फिगर भी दी हुई है, घबराना नहीं है बच्चों। ये वो कहता है कि इन दोनों के दरमियान एंगल 120 का है। तो अब वो पूछ रहा है कि इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा। तो बच्चों अब हमने पुरानी अपनी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है, ज़हन में बिठाना है और सोचना है कि जब भी दो वेक्टर के दरमियान एंगल को देखना है तो उसको हमने हमेशा टेल बाय टेल से जोड़ना है। तो आपने क्या किया कि उसको अब टेल बाय टेल से जोड़ना है। और दूसरा आपको कंसेप्ट याद आया कि हमने जब भी वेक्टर को शिफ्ट करना है तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है? पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। तो आपने इस वेक्टर को उठाया और यहाँ पर आपने इसको शिफ्ट कर दिया और साथ ही साथ उसको टेल से मिला दिया। तो ये बच्चों वेक्टर हमारे पास शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। अब हमें बच्चों ये वाला एंगल चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें दो वेक्टर के दरमियान एंगल चाहिए। अब हमें ये भी पता है कि जब भी दो लाइनें स्ट्रेट होती है तो उनके दरमियान हमेशा 180 का एंगल बन आता है। तो बच्चों इधर भी ये जो वेक्टर है यहाँ पर शिफ्ट होकर आया तो इनके दरमियान कितना एंगल बनेगा? 180 का, क्योंकि ये तो एक स्ट्रेट लाइन ही है ना। अब उसने ये वाला और ये वाला तो दिया हुआ है, उसने कहा ये वाला 120 है, तो हमें क्या चाहिए? इतना सारा। तो अगर हम इस सारे में से इसको माइनस कर दें तो बच्चों हमें ये वाला मिल जाएगा। तो इसलिए हमने 180 में से जब ये 120 माइनस किया तो हमें इतना सारा मिल जाएगा। वो बच्चों क्या बनेगा? हमारे पास 60 का एंगल बनेगा। तो ये तो था बच्चों थोड़ा इजी सा। अब हम देखते हैं थोड़ा मुश्किल सा न्यूमेरिकल। बच्चों होगा इसी तरह, आपने कंसेप्ट यही यूज़ करना है बच्चों। अब आपने खुद कॉपी पेंसिल निकाले अच्छे बच्चों की तरह और ख़ुद सोल्व करें, इंशाल्लाह आपको आएगा। तो दूसरा बच्चों हमारे पास जो न्यूमेरिकल है होगा वो भी यही इसी तरह का कंसेप्ट बच्चों यही यूज़ होगा। तो बच्चों हमारे पास दूसरा इस तरह का न्यूमेरिकल, उसने ये कहा है कि ये हमारे पास फ़र्ज़ करो दो वेक्टर हैं। बच्चों ई कैट और एम कैट में इसी तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, कोई ये नहीं कि सीधी स्टेटमेंट दी होगी और हमें आंसर मिल जाएगा। बच्चों इसी तरह के कंसेप्ट वाले और फिगर वाले न्यूमेरिकल वहाँ पे होते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये बच्चों हमारे पास बी वेक्टर है, और उसने कहा कि इसका इधर से एंगल 60 है, इसका इधर से एंगल 45 है, और कहा कि हमारे पास मालूम करो दो वेक्टर के दरमियान एंगल क्या होगा। तो बच्चों आप कॉपी पेंसिल निकाल लें और ख़ुद सोल्व करें। 1 2 3। तो यो बच्चों आपने सोल्व कर लिया होगा और आपका आंसर भी ठीक से आ गया होगा। बच्चों अब हमने पीछे वाली सारी इन्फॉर्मेशन को दोबारा इकट्ठा किया और देखा कि जब भी दो वेक्टर के दरमियान एंगल को देखना है तो हमने उसको टेल बाय टेल जोड़ना है। तो हम यहाँ पहुँचे, एक ये वेक्टर है, अब हमने इसको पैरेलल में शिफ्ट कर दिया तो ये बच्चों ये वाला आ गया। बच्चों ये ऐसे है ना, वाई से थोड़ा दूर 60 का एंगल है तो ये थोड़ा वाई से दूर है, इसीलिए हमने इसको वाई से थोड़ा दूर बनाया 60 का। और ये वाला कितना था? ये पहले वाले का, ये बच्चों हमारे पास था 45 का। अब बच्चों हमें क्या चाहिए? हमें तो ये इतना सारा चाहिए। हमें बच्चों ये वाला एंगल चाहिए जो कि इन दो वेक्टर्स के दरमियान बन रहा है जब हमने उनको टेल बाय टेल से जोड़ा।
तो बच्चों अब हमने क्या करना है, इतने में से इतने को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये इतना सा एंगल हमें मिल जाएगा। तो बच्चों 60 को जब हम माइनस करेंगे 45 में से तो हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से पता चला कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या हुआ, 15 का एंगल हुआ। तो ये तो था बच्चा हमारे पास वेक्टर एंड स्केलर का कि वो क्या होते हैं, क्यों ज़रूरत पेश आई, कुछ MCQs और ये वाले न्यूमेरिकल। अब बच्चों लास्ट पे मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि आप यहाँ कहीं भी हैं, आप सबसे पहले बच्चों अपने गोल को सेट करें, अपने मकसद को चुनें और फिर उस मकसद के लिए हार्ड वर्किंग करना स्टार्ट कर दें। बच्चों मेहनत इतनी करें कि आपकी कामयाबी शोर मचाए। बच्चों ये जो दुनिया ये तो बातें करेंगी, इसका काम ही बातें करना है, इनकी बातों से घबराना नहीं है, बल्कि इस दुनिया को चैलेंज करना है कि ये वाला मेरा गोल है, ये वाला मेरा मकसद है, जो मर्ज़ी आप कर लो, मैंने इस मकसद तक पहुंच के जाना है। तो आप इतनी खामोशी से मेहनत करो कि कामयाबी शोर मचाए और एक दिन आप आसमान पर स्टार बनकर चमकें। और फिर बच्चों उस स्टार की रोशनी से गरूर में नहीं आना, बल्कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है। इससे अल्लाह भी खुश होगा और अल्लाह का रसूल भी खुश होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, आपको मज़ा आया हुआ होगा कि हमारे पास वेक्टर और स्केलर क्या होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे हम अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।